हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं आपको हथियार दूंगा उसको यूज़ कैसे करना है। ये उसकी यूजर्स मैनुअल है। तो एक्चुअल में जो हथियार है उसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसका बेस्ट यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, आगे मैं ही आपको पढ़ाऊँगा एक एक चैप्टर। तो आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। क्लियर है? ताकि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट ला सकें। मान लो अगर आप 10 साल तक पढ़ाई करो और उसके बाद आप एसएससी में वो एक रैंक भी ले आओ, तो क्या वो एक एफिशिएंट अप्रोच रही? क्या वो एक अच्छी अप्रोच रही? मेरी नज़र में तो नहीं रही। तो सिर्फ रिजल्ट मैटर नहीं करता कि रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट तो बढ़िया आना ही चाहिए। ये भी मैटर करता है कि उसके लिए रास्ता क्या चूज़ किया, जो रास्ता चूज़ किया वो कितना लंबा था, कितना एफिशिएंट था। तो हाउ टू यूज़ दिस कोर्स को अगर मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसका क्या मतलब है कि मान लो फिलहाल हम चंडीगढ़ में खड़े हों और चंडीगढ़ से इस डायरेक्शन में सपोज कि भाई 140 किलोमीटर के ऊपर करनाल है। ठीक है, यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो 140 किलोमीटर दूर करनाल है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी 140 किलोमीटर जाने की करनाल पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में मेहनत कर दो और इस डायरेक्शन में भले ही आप 1400 किलोमीटर की मेहनत कर दो, तो ये बात तो श्योर है कि आप करनाल तो नहीं पहुंचोगे। मेहनत बल्कि आपने 10 गुनी कर दी। एक्चुअल में उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी उससे आपने 10 गुनी कर दी, फिर भी आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो मेहनत तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डायरेक्शन बिगड़ गई तो फिर वो कितनी भी मेहनत कर लो काम सफल ही नहीं होएगा। तो इस कोर्स को बढ़िया तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही मिनिमम टाइम में आप उस रिजल्ट को पा पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा रास्ता भी नहीं बताऊंगा कि मान लो आपको चंडीगढ़ से करनाल जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं हम, गलत डायरेक्शन में जाके थोड़ा सा आगे जाके ऐसे। ठीक है, मैं आपको शॉर्टेस्ट रास्ता बताऊंगा अपने काम को अचीव करने का, कि बिल्कुल 100% मार्क्स मैथ्स के अंदर या फिर 100% के करीब हम कैसे पहुंच सकते हैं। इस कोर्स का यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यही आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। एक एक स्टेप बताऊंगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका होएगा कि भाई मैंने आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं। देखो, मैंने आपको एक तो दिए हैं वीडियो, है वीडियो किस तरह के, जिनके अंदर कंसेप्ट हैं, जिनके अंदर हम कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसको कंसेप्ट लेक्चर हम बोल सकते हैं। और एडवांस मैथ के अंदर एक और तरह की वीडियो है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी दी है। ठीक है, तो पहला कंटेंट जो मैंने आपको दिया है वो वीडियो हो गया, दूसरा कंटेंट जो मैंने आपको दिया है वो पीडीएफ हो गया, और तीसरा कंटेंट जो मैंने आपको दिया है वो क्यूआरपी हो गया। तो इनको कैसे यूज़ करना है, क्या इनका करना है, ये बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले आप वो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, तो सबसे पहले ये जो कंसेप्ट वीडियो है इनके अंदर कंसेप्ट भी हो जाएगा आपका और आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपने ये वीडियो देखने हैं कंसेप्ट लेक्चर्स। ठीक है, और कंसेप्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले क्या होएगा, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, बेसिक समझाऊंगा बिल्कुल प्यार से आराम से। ठीक है, आपने वो बेसिक समझना है, पेन को रेस्ट दे देना है, पूरा ध्यान वहाँ पर जब मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, और रिलैक्स होकर सीखना है, कभी भी टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट भी है तो ये टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे आएगी, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा। आपको सिर्फ ये करना है, मेरी बात फॉलो करनी है, जो फाइनल रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन वो अपने आप आ जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लो। कई बच्चे टेंशन में इस फील्ड के अंदर रहते हैं, बर्डन मत लो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे ऊपर छोड़ दो वो जिम्मेदारी। आप बस मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा, वो स्टेप्स फॉलो करते रहो, चाहे आपका बैकग्राउंड मैथ्स में कैसा भी रहा हो, फर्क ही नहीं पड़ता जी। ठीक, तो कंसेप्ट लेक्चर को देखना है। ठीक है, उस वक्त आपने पूरा ध्यान किस चीज़ पर रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ पर रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करने हैं, अगर मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ तो फिर आपने नोट्स बनाने हैं सिर्फ उस कंसेप्ट के। कई बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स के नोट्स बनाते हैं तो क्वेश्चन भी लिख लेंगे, आंसर भी लिख लेंगे, वो टाइम वेस्ट है भाई साहब। ना ही आपने क्वेश्चन लिखना है, ना ही आपने उसका सोल्यूशन लिखना है, नोट्स बनाने हैं सिर्फ कंसेप्ट के। और जब मैं वीडियो के अंदर कंसेप्ट बता रहा हूं तो उसके साथ साथ नहीं बनाने, बिकॉज आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, तो वो बात नहीं रही। तो कंसेप्ट जब मैं बता रहा हूं तो सिर्फ देखो, उसके क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा वो सोल्व करो, नोट साथ के साथ मत बनाओ, पूरा जब लेक्चर देख लो उसके बाद बनाओ,
ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस के थ्रू भी तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होएगा। कंसेप्ट के अलग अलग पहलू क्वेश्चन के थ्रू होंगे, तो क्वेश्चंस देखने से पहले ही नोट्स बना लोगे तो वो उतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो पहले पूरी वीडियो देख ली, अब देखना है कि इसमें मैंने क्या सीखा, नोट्स में मैं कैसे लिखूं। समझ में आ गई पूरी वीडियो देखने के बाद? ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो मैं वीडियो के अंदर भी आपको बताऊंगा, मेरे सोल्व करने से पहले आपने सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहले करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाए या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरा सोल्यूशन देखना है। हर हाल में आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये हो गया तरीका वीडियो कैसे देखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पीडीएफ को सोल्व करना है। पीडीएफ के अंदर एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कंसेप्ट लेक्चर के अंदर थे, उसी ऑर्डर में मिलेंगे। तो होएगा क्या, आप कई क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे, और पहले क्वेश्चन सोल्व करने के बावजूद, हम पहले क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सोल्व नहीं होंगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ये बिल्कुल नेचुरल है। आप जैसे और भी हजारों लाखों कैंडिडेट होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, और वो भी यही सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो टेंशन नहीं लेनी, आप अकेले नहीं हो। मैं हूं ना आपको बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है। तो फिर भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो जो पीडीएफ है उनको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। एक ऐसी सॉलिड टेक्निक बताता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पीडीएफ को कस्टमाइज कर लोगे। कैसे? अपने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है। और जब आप प्रिंट आउट करवा लो तो एक एक चैप्टर की पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकलवाना, सारे चैप्टर्स की जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट इकट्ठे निकलवा लेना। क्लियर है? और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद उनको स्पाइरल बाइंडिंग में करवाना है ताकि एक बुक सी बन जाए। ठीक है, ओके सी। फिर हमने सर्कलिंग टेक्निक यूज करनी है। सर्कलिंग टेक्निक का क्या मतलब है, क्या ये सर्कलिंग टेक्निक है, अभी बता देता हूँ। मान लो आपकी पीडीएफ के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो आपने कंसेप्ट लेक्चर देख लिया है, और अब आप पीडीएफ को सोल्व कर रहे हो। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो इसके ऊपर एक गोला मार दो पेंसिल से। चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा फिर से नहीं हुआ, इसके ऊपर एक गोला मार दो पेंसिल से। सातवां हो गया, आठवां हो गया, जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे उनके ऊपर गोला मार दो। फिर क्या करना है, फिर क्या इनका सोल्यूशन देखना है वीडियो के अंदर से? नहीं। जब मान लो आपने पहला कंसेप्ट लेक्चर देखा, उसके अंदर 25 क्वेश्चन है, आपने वो 25 क्वेश्चन सोल्व किए, फिर आप दोबारा से देखो, जो नहीं हुए उनको देखो कि यार ये क्यों नहीं हुआ था, इसके ऊपर दिमाग लड़ाओ। सोल्यूशन नहीं देखना पहले, ऐसे फिर आपका ब्रेन डेवलप नहीं होएगा। आप सीधा पका पकाया ले लोगे, ठीक है, आपका ब्रेन डेवलप नहीं होएगा। तो आपने इसके ऊपर टाइम देना है। मान लो ये हो गया तो सर्कल को मिटे देना। ठीक है। मान लो ये नहीं हुआ तो फिर छठे पे जाओ सीधा, कि कोई नहीं भाई तेरे को बाद में देखेंगे, पहले छठे को देखो कि ये क्यों नहीं हुआ। हो सकता है छठा हो जाए, तो क्या होगा, आधे क्वेश्चन उनमें से हो जाएंगे। क्लियर है? सीधी बात है। अब जो क्वेश्चन नहीं होंगे, मान लो आपको वीडियो देखनी पड़ गई उसके सॉल्यूशन के लिए, तो वीडियो को देखो, बट इसके ऊपर फिर गोला रहने देना, क्योंकि आपने खुद ने नहीं निकाला। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं निकला, आपने खुद ने कहाँ निकाला। ठीक है। तो जब आप अगली बार जब सेम चैप्टर करोगे तो वो गोले तो लगे हुए हैं पेंसिल से, तो आप जब सेम चैप्टर, जब आपने पूरी पीडीएफ को रिपीट करना है। ठीक है। जब अगली बार आप पीडीएफ सोल्व करोगे, कितनी बार रिपीट करना है भाई साहब? आपने पूरे कोर्स को, आपने पहले वीडियो देखी, फिर आपने पीडीएफ सोल्व करी, एक आधे क्वेश्चन नहीं हुए तो गोला मार दिया, उनका सॉल्यूशन देख लिया, बट मिटोना नहीं है जो खुद से निकला नहीं निकला। ये आपने एक बार कर लिया, तो ये आप पहली बार कोर्स को कर रहे हो, उसके बाद आपने यही काम 2 बार और करना है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो भयंकर टाइम लग जाएगा। इसमें भयंकर टाइम नहीं लगेगा, वीडियो भी देखने हैं और पीडीएफ भी। क्यों नहीं लगेगा भाई साहब भयंकर टाइम? क्योंकि अब आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन कम टाइम में हो जाता है। अब की बार आप वीडियो को ज़्यादा स्पीड में करके भी देख सकते हो, 1.5 गुना, 1.75, जो भी आपको सूट करे। अब की बार जब आप पीडीएफ को सोल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन एक बार, ये नहीं है कि आपने पहले परसेंटेज किया फिर परसेंटेज कर रहे हो, नहीं, यहाँ पर सारे टॉपिक कर लो, एक एक करके सारे टॉपिक। अगर कोई टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट लगा तो ही उसको एक बार देखने के बाद फिर से रिपीट करो। अगर ठीक ठाक समझ में आ गया तो फिर अगले टॉपिक पर मूव ऑन हो जाओ। तो जब आप एक बार पूरा सिलेबस करेंगे उसके बाद आपने रिवीजन करना है स्टार्टिंग से। तो जब आप स्टार्टिंग से रिवीजन करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई साहब पहले जो मेरे से क्वेश्चन निकल रहे थे, अब कई क्वेश्चन हैं जो मुझसे नहीं निकल रहे। ऐसे में बच्चे घबरा जाते हैं। फिर से वही बात, नेचुरल है, होता है, माइंड, ये मेमोरी है, ये ऐसी ही होती है। इसके अंदर अगर चीज़ें कई दिन तक हमने रिफ्रेश नहीं की तो क्या होता है, वो इरेज हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेचुरल है। ठीक, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप थोड़े से गिफ्टेड है, बढ़िया बात है। आईक्यू तेज है, मेमोरी शार्प है, मेमोरी रिटेन करती है चीज़ों को, तो बढ़िया बात है। ठीक है।
तो जब आप 2 बार और रिपीट करोगे ना, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स के थ्रू, बार बार मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर चीज़ें रिटेन होना स्टार्ट होंगी, मतलब इसके बाद रिटेन होना स्टार्ट होंगी जब ये प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है, ये वाला प्रोसेस, ये एक बार कोर्स करना है और उसके बाद 2 बार करना है। 2 बार करने वाला ऊपर वाले से कम टाइम लेगा, पता है आपको, उसे एक बार से दोनों बार कम टाइम लेगा क्योंकि रिवीजन से। तो जब आप दोबारा पीडीएफ को करोगे, मान लो आपसे तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो इस सर्कल को मिटे दो, इसीलिए पेंसिल से बोला था। तो ये तीसरा क्वेश्चन उस कैटेगरी में आ गया कि जो हमसे सोल्व हो जाता है, जो हमें दिक्कत नहीं देता, लेकिन हो सकता है चौथा सोल्व ना हो, जो पहले हो गया था, इस पे मार दो सर्कल। पीडीएफ हमारे आज के हिसाब से कस्टमाइज हो रही है भाई साहब। फिर छठा क्वेश्चन जो है, ये सोल्व नहीं हुआ, ये अब की बार भी नहीं हुआ, ना पहली बार हुआ था ना अब की बार हुआ, एक और सर्कल मार दो। फिर 2 सर्कल क्यों मरवा दिए? अब आपको पता चल गया कि ये ज्यादा परेशान कर रहा है। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन ऐसे हों जो तीसरी बार भी ना हो, 1 बार 2 बार तीसरी बार आपने पहली बार किया, सॉल्यूशन देख लिया, समझ में आ गया, सर्कल रहने दिया, अगली बार आए फिर भी आपसे खुद से नहीं हुआ, फिर भी सॉल्यूशन ही देखना पड़ा, अगली बार आए फिर भी, एक आधे ऐसे जिद्दी क्वेश्चन भी होते हैं, बट कोई नहीं, एटलीस्ट उनके ऊपर मार्किंग तो हो गई। एग्जाम में जाएंगे तो इनके ऊपर स्पेसिफिक नजर मार के जा सकते हैं, हम फ्रेश करके जा सकते हैं इनके सॉल्यूशन को, ठीक है, ओके। मान लो आप तीसरी बार आए और आपसे छठा क्वेश्चन हो गया, तो दोनों गोले नहीं मिटाने हैं, अभी एक ही गोला, अगर एक बार होता है तो एक गोला मिटाना बनता है, एक बार नहीं होता तो एक गोला मारना बनता है। अभी नहीं हुआ, ये 2 बार अटका था, 2 बार सोल्व करो, तब ये उस कैटेगरी में आएगा। जब अगली बार भी हो जाए फिर गोला मिटाना है। तो इससे क्या होगा, जब फाइनली आपकी पीडीएफ के ऊपर से ये पेंसिल के निशान हट जाएं, जब ये सर्कल्स हट जाएं, इसका मतलब भाई साहब नॉलेज पूरी हो गई है स्टोर, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ है कोर्स पूरा, अब सारी नॉलेज स्टोर हुई है। अब आपका किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का दिल करे वो आप रिवाइज कर सकते हो। अब आप मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, हैं? अब आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। हालांकि मॉक टेस्ट हम 60 to 70% सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद ही आपने देने स्टार्ट कर देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये समझ में आ गई भैया सर्कलिंग टेक्निक क्या है। इसके बाद तो नेक्स्ट चीज़ है पीडीएफ को कैसे यूज़ करना है, बता दिया। क्यूआरपी जो है, क्यूआरपी जब मैं आपको क्यूआरपी करवाता हूँ तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यूआरपी का क्या रोल है, फिर भी यहाँ पर भी मैं आपको बता ही देता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। क्यूआरपी काम आते हैं नोट्स को रीडिज़ाइन करने के लिए। आपने नोट्स बनाए थे, जी हाँ बनाए थे, तो उसके बाद जब आप क्यूआरपी देखोगे तो नोट्स के अंदर आपको अगर लगे कि यार थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, आपको कोई बेटर तरीका मिल जाए। जब मैं क्यूआरपी में चैप्टर के सारे बेसिक्स को टच करता हूँ एक बार मिनिमम टाइप में, ठीक है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं एक बार कोर्स कर लूँ और उसके बाद जब सर ने 2 बार रिवाइज करने के लिए बोला है तो उस वक्त मैं कोर्स को ना करूं और मैं क्यूआरपी को कर लूं। ये गलत है। कोर्स को जब आप 2 बार रिवाइज करोगे, भैया क्यूआरपी एक काम मैं करवा रहा हूँ 1 घंटे में, एक काम मैं करवा रहा हूँ 20 घंटे में, तो वो 20 घंटे वाला ही इफेक्टिव है ना, ठीक है। क्यूआरपी कोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपको क्यूआरपी ही नहीं ना दे देता। इनका एक काम है, क्या काम है, एक तो नोट्स को रीडिजाइन करवाएंगे, और पेपर के पास अगर किसी टॉपिक के सिर्फ बेसिक्स को टच करना है और मेरी लैंग्वेज में मेरे साथ करना है आपने टच, तो क्यूआरपी काम आ जाएंगे, एक बार सारे बेसिक्स को रिफ्रेश कर देंगे। समझ में आ गई? ये थोड़ी है कि 20 घंटे का मुकाबला 1 घंटे का कंटेंट करेगा। वहां पर हम पूरी डिटेल में हर एक पहलू को डिस्कस करते हैं। अब क्यूआरपी में पूरी डिटेल में हर एक पहलू को डिस्कस करेंगे, वो फिर से कोर्स ही बन जाएगा, है ना। तो हर एक चीज का अपना काम है, उसको उसी तरीके से यूज करना है। तलवार से पेंसिल छीलोगे तो उतना इफेक्टिव थोड़ी रहेगा। तलवार बड़ी चीजों को काटती है, भैया जो शार्पनर है वो पेंसिल छीनता है। शार्पनर को लेकर युद्ध में नहीं जा सकते। तो जिस चीज का जो यूज है, जो चीज जिस यूज के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, हम उस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, डू कंसेप्ट वीडियोस एंड पीडीएफ्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो ये मैंने बता दिया, पहली बार और उसके बाद 2 बार, टोटल 3 बार आपने ये करना है। रिवाइज थ्रू नोट्स। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्यूआरपी के थ्रू रिवाइज कर ले, नहीं। जो क्यूआरपी है, मान लो नंबर सिस्टम जैसा टॉपिक है, उसके क्यूआरपी 2 घंटे के हैं। क्यूआरपी से रिवाइज करोगे 2 घंटे लग जाएंगे। और भैया नोट्स जो आपने नोट्स बनाए हैं, पहले आपने नोट्स खुद बनाए
हैं, उसके बाद QRP के थ्रू आपने रीडिज़ाइन कर लिए, तो उस नोट्स के अंदर सब कुछ आ तो गया। उन नोट्स को आप अपडेट भी करते रह सकते हैं कि यार ये एक कंसेप्ट मैंने इस तरीके से लिखना है। उन नोट्स को आप बार बार भी लिख सकते हैं कि नंबर सिस्टम के नोट्स फिर से लिखने को दिल करे कि नहीं ये मैंने और अपडेट करने हैं और नई चीज़ें हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो उन नोट्स के थ्रू रिवाइज करो। यहाँ पर लगेंगे 15 मिनट चीज़ को रिफ्रेश करने में, सारे कंसेप्ट को। ठीक है, और अपने वे से डिटेल में अच्छे से लिखो। यहाँ पर लगेगा 2 घंटे उसी चैप्टर के लिए। ठीक है, तो QRP को 1-2 बार आप देखोगे, वहां से नोट्स को आप रीडिजाइन कर लोगे। जब आपका एग्जाम पास आएगा तो आपको क्या लगता है हर एक चैप्टर के QRP से आप रिवाइज करोगे? नहीं, जिसके बेसिक्स को वीडियो फॉर्मेट में आप टच करना चाह रहे हो मिनिमम टाइम में जिस चैप्टर के, उसको QRP के थ्रू देखो। अदरवाइज ये नोट्स हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। QRP से भी तो आपने कंटेंट उठा के इनके अंदर डाल लिया है ना, वहां से भी आपने इनको रीडिजाइन कर लिया है। तो आखिरी के 1-2 महीने में आपने करना क्या है, ऑल कंसेप्ट ऑफ मैथ के सारे कंसेप्ट रफली एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे लिखने हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, मान लो आपने नोट्स बना लिए, आप नोट्स को रिवाइज भी कर रहे हो, तो जैसे हमारे सामने परसेंटेज चैप्टर है, तो आपने क्या करना है कि परसेंटेज के सबसे पहले क्या है, व्हाट इज परसेंटेज क्या होता है, इट इज़ ए वे ऑफ कंपैरिजन के और भी क्या क्या तरीके होते हैं, एक फ्रैक्शन होता है, एक रेशियो होता है, फ्रैक्शन में बेस 1 होता है और परसेंटेज में बेस 100 होता है, परसेंटेज 100 गुना होती है। देन एक सर ने फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज बताया था, हाफ के लिए 50%, 1/3 के लिए 33.33%, 2/3 के लिए 66.66%, 1/4 के लिए 20। इतना गंदा लिखो कि आपको भी समझ में ना आए। कहना क्या चाह रहा हूँ, तेज लिखो। ठीक है, माइंड की ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, देन 1/5 20, 2/5 40, 3/5 60, ठीक है, 4/5 80। सारा लिखना भी नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये हो कि जब आखिरी के 1 या 2 महीने बचे हैं तो एटलीस्ट आप 30 बार पूरे मैथ के कंसेप्ट को ऐसे लिख दें, बिना नोट्स में देखें। खुद आपके यहाँ पर स्टोर होना चाहिए पूरा स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आपने नोट्स बनाए वो स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए। इससे क्या होएगा, इससे क्वेश्चन के स्ट्राइक होने के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को लिख रहे हो, ऐसे 30 बार आपके दिमाग से वो गुजर गया, तो क्वेश्चन देखकर 2 चीजें, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो तो क्या होता है, 2 प्रॉब्लम होती हैं। नंबर 1 वो क्वेश्चन करना कैसे है, ये ही स्ट्राइक ना हो, और मान लो ये स्ट्राइक हो गया तो उसके बाद उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन वगैरह। तो ये प्रॉब्लम होती है कई बच्चों के साथ, क्या क्वेश्चन देखा पता ही नहीं लग रहा, इसको बच्चे क्या बोलते हैं, कहाँ से शुरू करें पता नहीं लग रहा, मतलब स्ट्राइक ही नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो स्ट्राइक होने लगेगा। कंसेप्ट तो यहीं से यूज किया होगा जो मैंने आपको बताए हैं हर एक चैप्टर के। तो जब आपने इस चीज को 30 बार कर दिया, वो स्ट्राइक जल्दी होगा, आप उस केस को जल्दी देख पाओगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम खत्म होते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे बस का है, ये क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है। तो जब हम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, वहां पर भी आपको मदद करेगा। आप क्वेश्चन को जल्दी पहचान पाओगे, जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाओगे, तो पेपर अटेम्प्ट करने में डिसीजन ईजी रहेगा। इसको फर्स्ट राउंड में करूँ, सेकंड में करूँ, थर्ड में करूँ, इस चीज़ के थ्रू। तो समझ गए। तो आपने क्या करना है भाई, ये काम करना है। अब मान लो ये सारा काम हो गया, अब इस काम के बाद ये नहीं करना, जब आपका ऑलमोस्ट 70% सिलेबस हो जाए उसके बाद ही हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, लगभग 70% सिलेबस हो गया है, हफ्ते में 1 देते रहो। जब आपने मैथ को 2 बार रिवाइज कर दिया है, हफ्ते में 2 देते रहो। आप एग्जाम से कितने दूर है इस पर डिपेंड करता है मॉक टेस्ट कितने देने हैं। एग्जाम के भैया 2 महीने पास हैं तो हो सकता है हम डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। 1 महीने पास है तो हम डेली दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक तो क्या है, ये सब है 5वें पॉइंट तक आपकी नॉलेज के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको मैंने नॉलेज दे दी, फिर हमने 3 बार कोर्स को किया, तो क्या हुआ, हमने उसको रिवाइज किया ताकि वो नॉलेज आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। एक बार बताने से स्टोर होती है क्या? नहीं होती कोई भी चीज़। अगर एक बार बताने से आपके दिमाग में स्टोर होती हो चीज़, तो आप बचपन से आज तक की पूरी ज़िंदगी आपको मूवी की तरह याद होती। एक एक दिन याद है क्या? नहीं याद है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको याद है, क्यों? क्योंकि वो आप ज़रूरी चीज़ें वो रिवाइज हो रही हैं आपकी लाइफ में, बार बार रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो हमने चीज़ों को रिपीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता नहीं कितना ज़रूरी है। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, ये कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, बहुत सारा रिपीटिशन करेंगे। हमने क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करी पीडीएफ के थ्रू। हमने कॉन्सेप्ट्स को भी रिपीट कर दिया पेज पर लिख लिख के। अब काम आ गया, हम ज़बरदस्त योद्धा तैयार हो गए हैं। अब काम आ गया इस चीज़ को यूज़ करने का। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है। हमारे पास नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए फिक्स्ड टाइम मिला है हमें। तो हमें टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए कि हम टाइम को ना गंवाएं। ये सेकंड स्टेप है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस में, जब भी आपका एग्जाम पास होता है, बहुत सारी वीडियो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी नाम से आपको मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर मेरी। वहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में, जब भी एग्जाम आता है या पिछले साल की वीडियो है वो भी कारगर रहती है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल टियर 1, सीएचएसएल टियर 1, एसएससी सीजीएल टियर 2, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स। ऐसे करके यूट्यूब पे करोगे तो मेरी बहुत सारी वीडियो आएंगी, वहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो आप टाइम मैनेज कर पाओगे। उनके अंदर प्रैक्टिकल गाइडेंस है, बिल्कुल ऐसी गाइडेंस मैं कभी भी नहीं देता कि सूखी सूखी हवा भर दूँ आपके अंदर कि कम ऑन यू कैन डू इट, ऐसे उनसे कुछ नहीं होता। जो भी चीज़ है प्रैक्टिकली जो इम्पैक्ट करेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वहाँ से ऐसा होएगा ना। मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा, मैं आपको सीधी बताऊँगा इस प्रॉब्लम की ये दवाई है, इस प्रॉब्लम की ये दवाई है, इस प्रॉब्लम की ये दवाई। तो वो वीडियोस आपने मेरे यूट्यूब पर देखनी है। और मॉक टेस्ट तभी इफेक्टिव होंगे ना जब आप उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करोगे। कई बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ पर मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता रहूँ, पेपर के अंदर जाकर टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी लगाऊंगा। ये क्या मतलब? टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस करनी है ताकि वो पेपर वाले दिन लग पाए अच्छे से। तो जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे तो उससे पहले पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी देखनी है। कई बंदे पेपर से पहले पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, नहीं। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप पेपर के जैसी सिचुएशन में बैठे हो, तो यानी कि आप ये तैयारी कर रहे हो कि पेपर वाले दिन मैं क्या करूंगा, तो उस दिन वो स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी ना मॉक टेस्ट के अंदर, है ना। तो जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो ये वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब पर, ठीक है। अब सर आप ये वीडियो कोर्स में भी हमें दे दो, कोर्स में भी मैं ये दे सकता हूँ, लेकिन मैं हर साल जो भी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसको मैं चेंज करता रहता हूँ। जब आपका एग्जाम जब आएगा तब मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा अगर अपडेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो मैं नई चीज़ें सीख चुका हूँ, जो मैं नई चीज़ें बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ऑब्जर्व कर चुका हूँ, तो ये चेंज होता रहता है। तो ये फिक्स चीज़ नहीं है, और बेटर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, इसलिए मैं कोर्स में नहीं देता, यूट्यूब पर बोलता हूँ, ठीक है, कि यूट्यूब पर सर्च करके करो ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ मिले, मोस्ट इफेक्टिव चीज़ मिले। तो ये सारी आपकी जर्नी होएगी इस कोर्स को यूज़ करने की। 20-22 मिनट में ये मैं आपको बता पाया बिल्कुल अच्छे से। ऐसे आपने करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आप कोई नहीं रोक सकता मैथ्स के अंदर, मतलब कि आप या तो 100% मार्क्स ले आओगे या 95% प्लस ले आओगे। क्योंकि भैया मार्क्स लाने के अंदर कई फैक्टर होते हैं। उस दिन आपका माइंडसेट कैसा है? आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया, या फिर एग्जाम में एक आधे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड तो नहीं आ गए। तो इसलिए मैं 95 to 100% ऐसे बोल रहा हूँ। अगर आपने ये सारी स्टेप फॉलो करी हैं तो इतने मार्क्स रियली अचीवेबल हैं पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने 2016 में दिया था टियर 2, है ना, जिसमें मेरे 193 आए थे आउट ऑफ 200। तो उसमें क्या था, उसमें ये नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन सारे नहीं आते थे, मेरे को सारे आते थे और मैं छोड़ के एक क्वेश्चन आया था। 2-3 क्वेश्चन के अंदर, अभी तो मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, सिली मिस्टेक हो गई, एक क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं, बल्कि आता था मैं ये देख रहा यार ये हो क्यों नहीं रहा, मैं एक ही गलती को बार बार कर रहा था, एक ही गलती को, पता नहीं वो क्वेश्चन मैंने 9-10 बार सोल्व किया होगा। तो कई चीज़ें हैं जो 100% स्कोर करने से रोक देती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपने करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइज कर लो मैंने क्या क्या आपको बोला है, और फिर उस तरीके से आपने पढ़ना है। आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। अगर आप ये सोचोगे 2 महीने में इसको अचीव कर दोगे तो आप अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन दोगे, आप फ्रस्ट्रेट होगे, उस जर्नी को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप ऐसे मानो एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा आपने खाना है, एक बार में ऐसे गला फाड़ के नहीं खा सकते, छोटी छोटी बाइट से ही खाना है। बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटी छोटी बाइट आप लोगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आपने लगे रहना, रोज चबाते रहना है, ठीक है। दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।